हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट बुक के 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9 के लिए जो है सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम, सब कुछ आपको इस वीडियो पर, इस जो है वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। अब शुरू करते हैं चैप्टर से। पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। पहला क्वेश्चन है इसमें, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं? क्या कारण है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है? लॉजिक देने हैं। एक चीज़ और बता देता हूं विज्ञान के अंदर जो आपको मदद करेगा। आप जब विज्ञान का मतलब तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम के लिए, आपको जो है अभ्यास वाले जो प्रश्न उत्तर है और पाठ के बीच में भी कुछ प्रश्न उत्तर मिलते हैं जिनको कहते हैं इंटरनल क्वेश्चंस। तो मतलब पाठ के बीच में एक दो दो क्वेश्चन देखे होंगे ना आपने, वो मिलते हैं बीच बीच में, तो हर एक चैप्टर में मिलेंगे लगभग आपको। तो वो वाले क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन और अभ्यास वाले प्रश्न उत्तर इन क्वेश्चन के साथ में जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, पढ़ लेना। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर पास होना है तो ठीक ठाक भी पढ़ लोगे चल जाएगा, लेकिन अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये क्वेश्चन को भी जरूर कंसिडर करना। इन क्वेश्चन में से भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नए टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, असर्शन, रीजन, केस स्टडी, उनके नाम को सुन के डर गए हैं कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएंगे। मॉडल पेपर्स या फिर कह लो सैंपल पेपर की मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लेना। उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। भाई ऐसे ऐसे पेपर आप, बहुत आसान आएगा वो पहरा। आपको एक पहरा देंगे, उसको सोल्व करना है सिंपली, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं इतना श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप पूरा पेपर को देखोगे, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को कर दोगे, इतना आसान आएगा वो। तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा। आपको सिर्फ जो क्वेश्चन है अभ्यास वाले और जो इंटरनल क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ये जरूर पढ़ के जाने हैं। इनमें आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दूंगा साथ में मैं, कि उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ें भी पता लग जाएंगी। और इन क्वेश्चन में भी कई सारे आपको अभ्यास वाले देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं। ये चीज़ मैंने पहले बता दी ताकि वीडियो पता लगे, आखिर तक कोई देखे ही ना, तो पहले ही बता दी ताकि आपको पता लग पाए। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या कारण है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है? लॉजिक देना है इसके पीछे का। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है जल के अंदर, यानी कि इनके फॉर्मूले वगैरह देख लेना, चीनी, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इनमें जो है किसके अंदर ज़्यादा आकर्षण होगा, किसमें कम होगा, वो बताना है। प्रश्न नंबर 4, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। गर्मियों में घड़े यानी मटका जिसको कहते हैं का जल ठंडा क्यों हो जाता है? इसके पीछे लॉजिक देना है। ये कई बार पूछा जा चुका है आपका। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? पार्ट नंबर 2, विलयन, निलंबन और कोलाइड का एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? इन तीनों की डेफिनेशन देनी है आपको उदाहरणों के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध है? बर्फ, लोहा, पारा, वायु, चीनी, नदी का पानी। तो क्या शुद्ध है? बर्फ, लोहा, पारा और चीनी, इनमें से ये शुद्ध है, बाकी अशुद्ध पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक है? हमको छाट रहे हैं कि परिवर्तन रासायनिक हुआ है या भौतिक हुआ है। जैसे खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना वो एक भौतिक परिवर्तन है, जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी और कागज का जलना, इसमें शायद दोनों ही आई थिंक। तो इस तरीके से आपको बताना है। और खासतौर पे भौतिक तो है ही, भौतिक का कन्फर्म है। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम लिखने हैं हमको। दही से मक्खन और नमक से कपूर कैसे हम अलग करेंगे? विलयन क्या है? विलयन के गुण भी साथ में लिखने हैं। मिश्रण और यौगिक में 4 अंतर हमको बताने हैं। अगला पाठ देखते हैं, परमाणु और अणु। आयन किसे कहते हैं? उदाहरण भी साथ में देने हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण भी देने हैं साथ में। निश्चित अनुपात का नियम लिखिए या फिर स्थिर अनुपात का नियम, दोनों में सेम ही आंसर लिखना है हमको। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना संभव क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। पूरा लॉजिक देना अच्छे से। रासायनिक सूत्रों का क्या तात्पर्य है? पहले तो ये बताना रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, फिर इन सूत्रों के नाम भी लिखने हैं। मतलब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, तो Na2O ऐसे करके जो फार्मूले बनेंगे ना, वो फार्मूले आपको लिखने पड़ेंगे। सोडियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट,
मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे फॉर्मूले का ध्यान रखना है और बनाने हैं फिर फॉर्मूले, ये रट के जाना है। ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे सिमिलर ऐसे कंसेप्ट पे, तो इनको पढ़ के जाना। पढ़ के जाओगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सिमिलर कंसेप्ट पे एमसीक्यू भी देखा जा सकता है, जैसे आपसे पूछ ले कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बता दो, इनमें से कौन सा है, तो ऐसे भी पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ के जरूर जाना। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है यौगिकों के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ZnCO3, ZnO, ये जो कंपाउंड्स हमको दे रखे हैं, यौगिक दे रखे हैं, इनका द्रव्यमान निकालना है। सारों के जो है हमको मास नंबर, परमाणु द्रव्यमान पहले ही दे रखे हैं। जैसे ZnCO3 है अभी हमारे केस में, Zn का दे रखा है 65, 65 प्लस 04, ठीक है। प्लस में करना है हमको C, कार्बन का कितना है, कार्बन है हमारा 12.04, प्लस में करना है। और O3 है, O का कितना है यहाँ पे 16.04, तो 3 गुना में 16.04। 3 गुना क्यों? क्योंकि यहाँ पे O3 है, 3 ऑक्सीजन है ना, तो इस तरीके से इनको सारों को जोड़ दो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो वो होगा परमाणु द्रव्यमान, ये जो है यौगिक का द्रव्यमान। तो इस तरीके से सारों के आपको सोल्व करके देखने हैं, आसान रहेगा ये। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड, कॉपर नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनके भी सूत्रों के नाम है सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कुछ एक रिपीटेड भी देखने को मिल सकता है आपको इनमें से। रासायनिक सूत्र लिखना है कैल्शियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। सूत्रों द्वारा प्रतिष्ठित यौगिकों के नाम बताइए। जैसे पोटासियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, तो इनके जो है हमको नाम बताने हैं। मतलब अभी तो जैसे हम ये कर रहे हैं ना, इनका उल्टा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। नाइट्रिक अम्ल के HNO3 है जो, इसके आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, जैसे C2H2, Cl2। अगला चैप्टर देखते हैं परमाणु की संख्या। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये जो टेबल है ये बुक में भी है क्वेश्चन आपका। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का, एग्जाम में भी आ रखा था। और इसमें आपको जो है जैसे परमाणु संख्या है 16 का द्रव्यमान 16 का वैसे पता होगा, तो इसमें प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन पहले से ही दे रखे हैं हमको। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं ना, इस तरीके से रहता है इनका मामला कुछ। तो इस तरीके से अब यहाँ पे द्रव्यमान 24 किसका होता है, जिसके प्रोटॉन 12 है, न्यूट्रॉन 12 है, एटॉमिक नंबर 12 जिसका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है पूरी टेबल को। और ये 5 नंबर में आई हुई थी, टेबल बना के वैसे ही शो करना रहता है इनको। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या समस्थानिक क्या होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समभारी क्या होते हैं, ये अच्छे से याद करके जाना, डेफिनेशन हेल्प करेंगे आपको। द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। कार्बन की द्रव्यमान संख्या भी बतानी है साथ में आपको। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है, यानी कि पहला कोष है K जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरा है L जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये दोनों भरे हुए हैं तो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखना है, कार्बन का और सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 परमाणु संख्या। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक वितरण कैसे लिखोगे आप, 2, 8, 1। ऐसे ही कार्बन का है, कार्बन में भी आपको जो है क्या लिखना है, तो उस तरीके से आपको सोल्व करना रहेगा। ये जो है ना आपको मैं बता दे रहा हूँ 1 से लेके 20 तक के, ठीक है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या पढ़ लेना, काम आएगी एग्जाम में। नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पेपर हार्ड लगेगा। फिर आपको पढ़ के जरूर जाना है, याद करके। उनके 2 चीजें पढ़नी है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। मोस्ट ऑफ टाइम एक और चीज बता देता हूँ, हेल्प आएगी, मतलब हेल्प मिल जाएगी आपको इससे। जो परमाणु संख्या होती है और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या ज्यादातर टाइम जो परमाणु संख्या है उसके डबल मिलती है। जैसे 8 का जो, जैसे ऑक्सीजन है, 8 का जो है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या 16 है। तो ज्यादातर में आपको ऐसे देखने को मिलेगी। तो याद रखने की चीज है, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। परमाणु के 3 अवपरमाणु के कणों के नाम लिखने हैं, जिनका बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 हैं और इनके ही नाम लिखने थे आपको। अगला चैप्टर देखते हैं, ये है आपका जीव विज्ञान वाला पोर्शन, जीवन की मौलिक इकाई। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में तुलना कीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में 2 अंतर बताने हैं। ये वाला क्वेश्चन लॉन्ग बना के भी दिया जा सकता है, तो 3-4 अंतर आपको याद कर लेने, कम से कम 5 भी कर सकते हो अगर हो पाए तो। केंद्रक के कार्य लिखिए। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। ये है कोशिका कौन सा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है बिजली घर कहलाता है ना, और क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को, कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। लेटिन में कोशिका का क्या मतलब होता है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है, वो हमें बताना है।
अगला चैप्टर देखते हैं उत्तक। पादपों में एपिडर्मिस की भूमिका का वर्णन कीजिए। तीनों प्रकार के पेशीय रेशों में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। हृदय पेशी के 3 लक्षणों को लिखिए। ये जो है कुछ क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है, वो कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो उनको थोड़ा अच्छे से याद करना है, ठीक है। रेखित, अरेखित और कार्डियक पेशियों में स्थित शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। यानी कि जैसे रेखित है शरीर के बाहरी हिस्से में पाई जाती है, अरेखित है वो अंदर पाई जाती है, कार्डियक दिल में पाई जाती है, वैसे उस तरीके से आपको बताना है, उनका काम क्या होता है वो भी बताना है। चिकनी पेशी उत्तक का चित्र बनाइए। चित्र डायग्राम जो आते हैं वैसे तो ज़्यादा आते नहीं है, स्पेशली ये वाला डायग्राम जरूर पढ़ के जाना है। तंत्रिका उत्तर का सह चित्र वर्णन कीजिए। तंत्रिका तंत्र जो है इसमें जो है आपको एक ऐसे डायग्राम मिलेगा, ऐसे नस वाला होगा ये, और ऐसे एक पूंछड़ी मिलेगी, उसके नीचे फिर जो है ऐसे ऐसे सा है वो डायग्राम कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है केंद्रक वगैरह भी होता है, तो इस टाइप से का डायग्राम है, एक ऐसे टहनी सी निकली होंगी फिर उसकी, तो ये नस का डायग्राम एक्चुअल में न्यूरॉन का, तंत्रिका तंत्र का। तो ये वाला डायग्राम सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, पॉपुलर डायग्राम है, और इसको पेंसिल से बनाना है। पेन से मत बना के आ जाना, टीचर कई बार नंबर काट लेते हैं, तो पेंसिल से बनाना है। निम्नलिखित में के नाम लिखिए। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करता है उसका क्या नाम है? तरल आधात्री सहित संयोजी उत्तका, तो इसका क्या नाम है? मस्तिष्क में स्थित उत्तक, तो वो कौन सा है? वो तंत्रिका उत्तक ही है मस्तिष्क में। तो पैरेन्काइमा, कोलेनचाइमा और स्केलेनचाइमा, ये 3 है और इन तीनों में अंतर स्पष्ट करना है। 2-2, 3-3 अंतर पढ़ लेना। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्चाइमा, कोलेनचाइमा और स्केलेनचाइमा के बीच भेद स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में जो है सेम उत्तर आप लिख सकते हो यहाँ पे। एरियोलर और उपास्थि संयोजी उत्तक की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। एरियोलर संयोजी उत्तक के 2 कार्य लिखिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों चीजें थी ना, कार्य और संरचना, तो इसमें से ये एरियोलर और उपस्थिति 2 का पूछा हुआ था, एक में से इसमें से निकाल के बना सकते हो। रंध्र के क्या कार्य होते हैं? नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है? जाइलम के संगठक कौन कौन से हैं? उस उत्तक का नाम बताइए जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, तो वो बताना है आपको। जल वाला भी पढ़ लेना, वो जाइलम फ्लोएम है, तो वो वाले आपको पढ़ने हैं। तो जाइलम एक काम जाइलम करता है, एक फ्लोएम करता है, शायद इसमें भोजन वाला फ्लोएम है और पानी वाला जाइलम है, ऐसा कुछ है शायद से। अगला चैप्टर देखते हैं गति। गति वाला चैप्टर में से न्यूमेरिकल भी आते हैं। त्वरण वाला कंसेप्ट पढ़ के जाना, फॉर्मूला पढ़ के जाना, वो ज़्यादा काम का, ठीक है। त्वरण वाला फॉर्मूला देखो, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण का मात्रक और सूत्र लिखना है। त्वरण को ए से हम डिनोट करते हैं। ए होता है हमारा स्पीड अपॉन में टाइम, या स्पीड नहीं तो हम जो है इसको वेग भी कह सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी भी कह सकते हैं। वी यहाँ पे वेग है, टी यहाँ पे समय है, ए यहाँ पे त्वरण है, ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। अब इन दोनों में देखो, ये तो हो गया फार्मूला, मात्रा जो सूत्र है वो लिख दिया हमने। अब अगर इसका मात्रक क्या है, मात्रक अगर हमें निकालना है तो मात्रक निकालने के लिए हमको क्या करना है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस किस में मापते हैं हम? दूरी किस में मापते हैं? मीटर में, और 2 टाइम हो गए अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ये हमारा जो है त्वरण का मात्रक आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, बहुत काम आएगा एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है ये। मतलब जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको इस चैप्टर का खास तौर पे। औसत चाल को परिभाषित कीजिए। औसत चाल का सूत्र लिखना है। एक रेलगाड़ी है स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर की चाल प्राप्त कर लेती है, और इसका अब हमें त्वरण ज्ञात करना है। हमको ये भी टाइम समय भी दे रखा है, इसकी जो है चाल भी दे रखी है, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मूले में रख के बस, और कई बार आ चुका है ये सेम न्यूमेरिकल। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय कर लेगी, वो गाड़ी बतानी है हमको, डिस्टेंस निकालना है। यानी कि हमारे पास 2 चीज़ें ऑलरेडी है, टाइम भी दे रखा है और त्वरण भी दे रखा है, अभी हमें डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूले में पुट करोगे इजीली निकल जाएगा। एक बस की गति है जो 5 सेकंड में 80 से जो है 60 पर आ जाती है, बस का अब त्वरण निकालना ही, त्वरण क्या था उसका बस का। अगला चैप्टर देखते हैं बल और गति के नियम। इसमें न्यूटन का पहला और तीसरा नियम काम का है। न्यूटन की गति के पहला नियम बताइए, जो कहता है कि तुम आलसी हो तो आलसी रहोगे, तुम फुर्तीले हो तो फुर्तीले ही रहोगे। तो ये न्यूटन का पहला नियम कहता है, यानी कि जड़ता का नियम जो है ये वही है, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना, और इसकी एप्लीकेशन जो आती है, एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो भी साथ में पढ़ के जाना। ज़्यादातर टाइम इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है इसके बेसिस पे। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को बताना है। तीसरा नियम कहता है कि जितना बल तुम लगाओगे इतना ही वो लगाएगा, यानी कि तुमने किसी को एक चमाट मारा वो भी तुम्हें एक चमाट मारेगा, ऐसा ही होता है न्यूटन का तीसरा नियम। याद रखने की बात है, कैसे भी याद रख लो तुम, ठीक है। एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है न्यूटन के तीसरे नियम में।
जब कोई गतिशील बस अचानक से रुक जाती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जड़त्व का नियम काम करता है। बस जो है मूवमेंट में आ जाती है, लेकिन हमारा शरीर जो है आलसी है, हमारा शरीर उसी आकार को, उसी आकृति को बनाए रखना चाहता है, जबकि बस तो चल चुकी है। तो हमारा शरीर नहीं चाहता, जैसे बस है, हम बस में हम खड़े हैं, ठीक है, तो बस आगे चल रही है, हमारा शरीर भी चल रहा है, एक स्पीड है, लेकिन बस ने ब्रेक लगा दी, हमने ब्रेक लगाई नहीं, हमारा शरीर कह रहा चलते रहो, अब तो अभी तो स्पीड बनी हुई है, अभी तो चलते रहो, तो हमारा शरीर आगे की ओर गिर जाता है। वैसे ही बस जब चलती है, हम खड़े हैं, बस भी खड़ी है, लेकिन जब वो एकदम से चलती है, बस बोलती है चल पड़ी मैं, शरीर कहता है ना अब नहीं चल रही, तो वो जो है पीछे की ओर गिरने लगता है। तो ये वो वाला लॉजिक है जड़त्व वाला, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। जब कोई छड़ी से एक चादर को पीटता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। इसमें भी सेम लॉजिक लगता है कि जो मतलब क्या बोलते हैं, दरी है, दरी को पीटा तो दरी तो दूर हो गई, लेकिन उसके जो कण थे वो तो आराम कर रहे थे, तो वो जो है वहां से वहीं पर आ जाते हैं, दरी दूर भाग जाती है उनसे, तो वो बाहर निकल जाते हैं और झट जाती है दरी। जब कोई गतिशील बस अचानक से रुकती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? इसमें से लॉजिक देना सेम। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधते हैं? जैसे बस में से गिर रहे थे ना, वैसे ही रस्सी वाला भी, अगर हमने ब्रेक लगाए, सामान स्पीड में था, हम भी स्पीड में थे, गाड़ी भी स्पीड में, गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए, सामान ने नहीं लगाए, और हमारी गाड़ी से आगे जाके पड़ेगा सामान सारे का सारा, तो इसलिए रस्सी से बांध देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगने के बाद लगने वाले बल की गणना करनी है। कार का यात्रियों सहित वजन दे रखा है जो कि है 1000 किलोग्राम। तो अभी कैलकुलेट करना है फॉर्मूला लगा के। गुरुत्वाकर्षण, किसी वस्तु के भार से क्या मतलब है, भार का मात्रक भी बताना है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार में 3 अंतर बताने हैं। द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, वैसे तो पता ही होगा। द्रव्यमान होता है एटमों का जो मास होता है, और भार जो है जिसमें जो पृथ्वी की जो है जी ग्रेविटी जो है शामिल हो जाती है, तो उसको जो है फिर हम भार बोल देते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा बल लगाता है, ज़्यादा प्रेशर उसमें लगता है। फिर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका चंद्रमा पर नापने पर कितना आएगा? तो चंद्रमा पर जो है वजन आपको पता होना चाहिए 1/6 है पृथ्वी के कंपैरेटिवली में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हो। उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब हो तो पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो पदार्थ तैरेगा या डूबेगा? तो कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला है बेसिकली, उसको यूज करके। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद, एक गेंद 6 सेकंड पश्चात वापस लौट जाती है, मतलब उसके पास जिसने फेंकी थी। तो ज्ञात करना है कि यह किस वेग से ऊपर फेंकी गई, गेंद दोबारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या थी, 4 सेकंड पश्चात गेंद की स्थिति क्या थी। सिमिलर कंसेप्ट पे नीचे वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमको जो है एक गेंद को ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया और वापस अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है, विस्थापन और पत्थर दोबारा चली गई, कुल दूरी कितनी होगी वो भी बताना है। जी को यहाँ पर आप 10 मान लो सीधा सीधा, क्योंकि 9.8 करोगे तो गुणा में दुखी हो जाओगे, सीधा 10 मान लो, ठीक है। अगर ये बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि जी 10 मान लो, तो मानना है, नहीं तो 9.8 ही लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पे इन्होंने जी 10 बोला, तुमने 9.8 लिख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, उस चीज़ का ध्यान रखना तुम साथ में। कार्य और ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा के 2 उदाहरण दीजिए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा का सूत्र और मात्रक भी साथ में लिखना है। खास तौर पे इसका भी पढ़ ही लेना साथ में, मात्रक भी, क्योंकि पढ़ तो लिया, बाकी सूत्र वगैरह तो हमने। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। वो कहता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती, ना ही कभी बनाई जा सकती है, वो अपने रूप बदलती है एलियन की तरह। चलो आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताना है। तो उल्लंघन तो नहीं करती, बाकी आपको कारण बताना है, सेटिस्फाई करना है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मात्रक भी लिखना है, एसआई मात्रक, ठीक है। शक्ति क्या है? 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए, अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब कार्य का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, वो क्या होता है?
बल गुणा में विस्थापन। अब विस्थापन देखना है, बल तो लग ही रहा होगा हर जगह पे, विस्थापन देखना है, विस्थापन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। सुमा एक तालाब में तैर रही है, अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं। अभी इसमें वर्क डन हो रहा है क्योंकि वो आगे पीछे जा रही है कहीं पे। अब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई तो वर्क हुआ, काम हुआ, कार्य हुआ। अनाज के दाने धूप में सूख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि विस्थापन नहीं है, जीरो है ये, इसमें कार्य नहीं हो रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। तो कोई सा इनमें और इसमें तो कोई मतलब ट्रेन जा रही है लेकिन इसमें तो कुछ चल ही नहीं रहा, वो तो पंखा घूम रहा है लेकिन विस्थापन थोड़ी ना हुआ, वो जीरो है। तो इस वजह से बी और डी में विस्थापन जीरो रहेगा। बाकी लॉजिक देने हैं साथ में। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं? एक बैटरी बल्ब जलाती है तो इसमें कौन सी ऊर्जा का परिवर्तन होता है? तो वो बताना है कि बिजली जो है कौन सी ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा जो है उसको जो है मतलब लाइट ऊर्जा में बदल देते हैं। मैंने थोड़ा इंग्लिश में पढ़ा हुआ ना तो वो दिक्कत है, तो हिंदी में कुछ शब्द याद रहते हैं कुछ नहीं। 4 युक्तियां जिसमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है। 4 चीज़ें हमारे पास, हर एक की 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई गई। इसके द्वारा कितनी बिजली खर्च की जाएगी? किलोवाट आवर में बताना है कैलकुलेट करके। वैसे सिंपल कैलकुलेट करके मैं ऐसे भी बता दूँ, MCQ टाइप का अगर आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी दे देते हैं। 500 की 4 है, ठीक है, टोटल हो गई 2000 वाट। ठीक है, एक घंटे में 2000 वाट बिजली जा रही है, 10 घंटे चलानी है तो कितनी हो जाएगी? 20,000 वाट है ना, सीधी सी बात है। और 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1000 वाट। ठीक है, 1000 से भाग कर दो तो बचा 20। ठीक है, सिंपल तो यह है, स्पीड में फॉर्मूला लगा के दिखा देना थोड़ा सभ्य तरीके से। 20 आपका आंसर आएगा, यानी कि वो जो है कितनी बिजली खा जाएगी? 20 से जो किलोवाट आवर है उसमें बिजली चली जाएगी यहाँ पे हमारी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो बतानी है। 40 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने लगे तो पिंड के आधे रास्ते में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जी को यहाँ पे भी 10 मान लो। फॉर्मूले याद करना, देखो ये जो न्यूमेरिकल साइन को सोल्व करके देखना, सिमिलर कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं और वैल्यूज ही बदली जाएंगी, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं दिखेगा। 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 200 न्यूटन है और एक रस्से पर 4 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए जो है 10 सेकंड का समय लेती है, लड़की बी 30 सेकंड लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करनी है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया। अब इसका जो है विद्यमान ऊर्जा का परिकलन करना है। जी को यहाँ पे 9.8 ही मानना है, सेकंड स्क्वायर आना था यहाँ पे। एक बल्ब जो है 500 जूल, यहाँ वहाँ पे वाट है, यहाँ पे जूल है, विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च कर देता है। इसकी शक्ति बतानी है, शक्ति कितनी है। एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ 1.5 मीटर ऊपर सिर पर रख देता है उठा के, उसके द्वारा बोझे पर किए गए कार्य का परिकलन करना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा ध्वनि। यहाँ पे निम्नलिखित टर्म्स को परिभाषित करना है। आवर्तकाल क्या होता है, आयाम क्या होता है। इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा चुका है कई बार। किसी ध्वनि तरंग की आवर्तकाल और आयाम से क्या मतलब है, डेफिनेशन देनी है। यहाँ पे याद रख के जानी है 2-4 डेफिनेशन जो इससे संबंधित है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखिए। ध्वनि की प्रबलता और तीव्रता में अंतर स्पष्ट करना है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व में एक संपूर्ण दोलन के लिए लिए गए समय को खालिस्तान कहते हैं, आवृत्ति कहता है आई थिंक। तो अगला चैप्टर देखते हैं, खाद्य संसाधनों में सुधार। लास्ट चैप्टर है हमारा, किसानों के लिए पशुपालन प्रणालियाँ कैसे लाभदायक है। मछलियाँ कैसे हम प्राप्त करते हैं, दोनों तरीके से, जल से भी, पानी से मतलब समंदर से भी, और जो है हम पालते भी हैं उनसे भी प्राप्त करते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या समानताएं हैं। मिश्रित मछली संवर्धन से आप क्या समझते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, उदाहरण भी देना है। चरागाह किसे कहते हैं, जहाँ पर जानवरों को चराया जाता है। और ये मधुमक्खी उत्पादन से कैसे संबंधित है। वहाँ पर मधुमक्खियों के डिब्बे रख देते हैं तो वो मधुमक्खियाँ वहाँ पे आती जाती रहती हैं, शहद बनता रहता है, वो चीज़ है ये। मृदा अपर्दन क्या होता है, मिट्टी जो बह जाती है पानी के साथ में उसको मृदा अपर्दन कहते हैं, वो चीज़ें हैं ये। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इनको प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने आपको बताए हैं ये कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके साथ में इंटरनल क्वेश्चन और अभ्यास वाले जरूर पढ़ के जाना। देखो जो क्वेश्चन आपको जो है 2-3-4 लाइनों का क्वेश्चन ही मिले ना, पर्सन ही 3-4 लाइनों का, उस वाले को छोड़ देना। कई सारे ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन भी भरे हैं। सिंपल 1 लाइन के अंदर, 1-1.5 लाइन के अंदर पर्सन मिल जाएगा सही सा, सिंपल जैसे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वही करने हैं, सारे नहीं करने, ठीक है। तो उसके बाद में इंटरनल क्वेश्चंस वगैरह जरूर पढ़ना। और जिन चैप्टरों से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, उन चैप्टरों के इंटरनल क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन के न्यूमेरिकल्स जरूर सोल्व कर लेना।
मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि वही न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। और आप सोचते हो नया क्वेश्चन आ गया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि तुमने किताब ही ढंग से नहीं पढ़ी थी वहाँ पे। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर सोल्व कर देना जिन चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। बाकी मैंने बता दिया है ये, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्सचुअल और इंटरनल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपके पेपर, ऑलमोस्ट सारा पेपर आपको उनमें से ही देखने को मिलेगा। बाकी आपके ऊपर, आप कैसा पढ़ते हो कैसा नहीं। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी अपडेट आए आपको टाइम से मिलते रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।